जय भीम नमो बुद्धाय। पिछले वीडियो में हमने चच के बारे में पूरी जानकारी ली। आज हम उसी के आगे से चर्चा करेंगे। चच की मृत्यु के बाद उसका भाई अनुज चंदर अलौर की गद्दी संभालता है। वह साधुओं संतों के मार्ग को प्रश्रय देता था। बहुत से लोगों को उसने अपने तलवार से अपने नियंत्रण में कर लिया। दूसरे बहुत से लोग अपने धर्म में वापस आ गए। चंदर ने मित्रता स्थापित करने के लिए भारत के बहुत से लोगों को पत्र लिखे। इस बीच सिविस्तान का राज्यपाल मत्ताह कन्नौज आता है और वहां के राजा रासिल के पुत्र साहिरस से विनती करता है। चच का देहांत हो चुका है। अब गद्दी पर उसका भाई बैठा है जो भिक्षु सा है और नासिक है, यानी कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। वह ज्यादातर समय अपने जैसे भिक्षुओं के साथ मंदिर में धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में व्यस्त रहता है। अब उपयुक्त समय है चंदर को राज्य से चलता करने का। अतः यदि आप उस राज्य पर कब्जा करके मुझे सौंप दें तो मैं सब प्रांतों का राजस्व इकट्ठा करके आपको दे दिया करूंगा। यह सुनकर साहिरस बोला, चच के विस्तृत राज्य पर कब्जा करके उसे अपने राज्य में शामिल कर लूंगा। हाँ, मैं आपको एक प्रांत का राज्यपाल बना दूंगा। तब साहिरस ने अपने भाई बरहास को सहायता के लिए कश्मीर भेजा, जहां चच का दौहित्र राज्य करता था। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह कोई अन्य चच है, क्योंकि उस चच की मृत्यु हो चुकी है। उसने कन्नौज के साथ संधि कर ली और चंदर के विरुद्ध अभियान में शामिल हो गया। सबने सेना सहित सिंध की तरफ प्रस्थान किया और उनकी सेनाएं हाशी नदी के पास मिली। वहीं खेमा गाड़ दिया गया। चंदर के प्रतिनिधि और अधिकारी जो निकटस्थ देवधनाज दुर्ग में थे, वे भाग खड़े हुए। आक्रमणकारियों ने वह दुर्ग अपने कब्जे में लेकर वहां अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए और वे आगे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। अंततः वह बंद काहुयेह नामक स्थान पर पहुंचे, जहां वे 1 महीना रहे। वहां उन्होंने भगवान बुद्ध की आराधना की और वहीं से चंदन को आत्मसमर्पण करने के लिए संदेश भेजा, जिसे उसने अस्वीकार करते हुए दुर्ग में स्थित होकर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने भतीजे धार सियाह को ब्राह्मणाबाद भेजा, जिसने वहां मोर्चा सुदृढ़ किया। स्वयं उसने अपने दूसरे भतीजे दाहिर के साथ आलौर की मोर्चाबंदी मजबूत की। साहिरस की सेना ने आलौर की घेराबंदी कर दी, परंतु जब लंबा समय तक घेराबंदी के बावजूद वे दुर्ग न ले सके तो उन्होंने एक चाल चली और कहा, चलो समझौता कर लेते हैं। उनका ख्याल था कि समझौते की शर्त तय करने के लिए दाहिर दुर्ग के बाहर आ जाएगा तो हम पकड़कर उसका वध कर देंगे, जिससे कि दुर्ग पर कब्जा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वही यानी कि दाहिर वास्तविक सेनापति था। भेजे गए संदेश में कहा गया कि हम सभी यानी कि रासिल, साहिरस और बरहास, इन्होंने यह निर्णय लिया कि हमें लौट जाना चाहिए। हम शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। यह राज्य तुम्हारे ही पास रहेगा। यदि दाहिर हमारे पास आए तो मिल बैठकर शर्तें तय हो जाएंगी। उसे हम सुरक्षित वापस भेज देंगे। दाहिर चुने गए 500 अश्वारोहियों के साथ संधि वार्ता के लिए तीनों सेनाओं के खेमे के पास जाता है। उसे आशंका थी कि संधि के आड़ में धोखा हो सकता है। जब वह साहिरस के पिता रासिल के खेमे के द्वार पर पहुंचा तो उसने कहा कि द्वार पर ही रहो। तब उसने अंगरक्षक को बुलाया और बोला, कुछ विश्वस्त तलवारबाजों के साथ जाओ और द्वार पर खड़े दाहिर और उसके सरदारों से इस तरह कहो कि हमने सिंधी तलवारों की बहुत प्रशंसा सुनी है। आप अपनी तलवारें हमें दे दो, ताकि रासिल उनमें से एक तलवार चुनकर अपने पास रख सके। शेष तलवारें वापस कर दी जाएंगी। रासिल क्योंकि तलवारों का शौकीन था, वह स्मृति चिन्ह के तौर पर एक तलवार अपने पास रखना चाहता था। इस तरह जब अपनी तलवारें सौंप कर वे निहत्थे हो जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लो या मार डालो। जब अंगरक्षक खेमे के आगे बने छज्जे के नीचे खड़ा होकर दाहिर को तलवारें सौंपने की बात कह रहा था, तभी वह छज्जा उस पर गिर गया और वह उसके नीचे दबकर मर गया। आवाज सुनकर रासिल स्वयं बाहर आया और उनसे तलवारें दिखाने को कहा। वह एक एक तलवार देखता गया और फेंकता गया। जब दाहिर की बारी आई तो उसने कहा, यह तलवार मेरे भाई की है, अतः मैं यह आपको नहीं दे सकता। आप इसे मेरे हाथ में ही देख लें।
जब वह उसे देखने के लिए दाहिर के काफी पास गया तो उसके एक तलवारबाज साथी ने आगे बढ़कर कहा, हे राजा, इन सभी तलवारों में से मेरी तलवार श्रेष्ठतर है। रासिल जब उसके पास आया तो उसने शेर की तरह उछलकर उसकी दाढ़ी पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। उसके सीने पर खड़ा होकर कहा, मैं तुझे मारने लगा हूं। उसी समय दाहिर और उसके साथियों ने भी तलवारें लेकर रासिल को घेर लिया। जब रासिल को किसी ओर से सहायता की आशा ना दिखी तो बहुत ही मृदु स्वर में कहने लगा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे वायदा करता हूं कि अपने वायदे पर कायम रहूंगा। इस पर दाहिर ने कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि तुम छल करने वाले थे, इसलिए तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम हमें बंधक दो ताकि हमें विश्वास हो जाए कि तुम देवधनाज यानी कि देवधनुष का दुर्ग वापस कर दोगे। उसने अपने 5 प्रमुख सामंत बंधक के तौर पर दिए तो उसे छोड़ दिया गया ताकि वह अपना वायदा पूरा कर सके। दाहिर ने उसे उसके 500 सरदारों के साथ उत्तर की ओर रवाना कर दिया। उसके साथ उसने अपने विश्वसनीय लोगों को भी रवाना किया ताकि विश्वासघात की स्थिति में वे सूचित कर सकें। जब दाहिर को विश्वसनीय लोगों का लिखा पत्र प्राप्त हुआ कि सारे दुर्ग रासिल ने वापस कर दिए हैं तो उसने बंधकों को राजवस्त्रों से सम्मानित कर रासिल के पास भेज दिया। दोनों पक्ष परस्पर मित्र बन गए। अब राज्य की बागडोर चंदर के हाथ आ गई। प्रजा ने सुख की सांस ली क्योंकि राज्य की व्यवस्था ठीक चल रही थी और वह अत्यंत शांति प्रिय था। आज हमने चचनामा पुस्तक से ही चच के भाई चंदर के बारे में जानकारी ली। इसी तरह की एक और जानकारी लेकर फिर से जल्दी ही आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पहले पता चल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।